नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से रिसेशन आ चुकी है। आईएमएफ के मुताबिक वर्ल्ड इकोनॉमी पे, जॉब्स पे, स्टडी पे क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर। किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में पता करने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जीडीपी क्या होती है। चलिए आइए जानते हैं जीडीपी के बारे में। आपने कई बार सुना होगा जीडीपी ऊपर होते हुए नीचे होते हुए। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। जीडीपी का पूरा मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तीन चीज पर निर्भर करती है कि पहला है हमारा एग्रीकल्चर, दूसरा है हमारा इंडस्ट्री और तीसरा है हमारे सर्विसेज। जीडीपी को अर्थव्यवस्था का सूचक भी कहा जाता है। जीडीपी मतलब कि जो भी सामान हमारे देश के अंदर बनता है और वो बिकता है, या चाहे देश में बिके चाहे बाहर बिके, बस उसी को हम जीडीपी के अंदर काउंट करते हैं। लेकिन जो सामान बाहर बना है और हमारे देश के अंदर बिकता है, हम उसे जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है? जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, C+I+G+X-M, जिसमें C स्टैंड करता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को, I स्टैंड करता है इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट को, और G स्टैंड करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, और X और M स्टैंड करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। आप जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने इस फॉर्मूले में 100 डॉलर डाल दिए। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद जो $300 जो दिखा रहा है, वही हमारे एक्चुअली जीडीपी होती है। लेकिन अब जीडीपी बढ़ती कैसे, घटती कैसे है? अगर हमारे देश में कोई सामान हमारी सरकार ने या फिर हमारे किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री ने बनाया है जो हमारे देश की है, उसके सामान के बनने के बाद मान लीजिए इसकी 100 यूनिट बनती है और 100 यूनिट की में से 80 यूनिट हमारे देश में बिक जाती है और जो 20 यूनिट है वो विदेश में बिकती है। तो वो जो देश में बिकी वो और जो विदेश में बिकी वो, उन सबको मिला के हमारी जीडीपी काउंट करते हैं और उससे हमारी जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि हमारे देश में बना हुआ सामान हमारे देश में बाहर बिक रहा है। लेकिन जीडीपी गिरती कैसे? मान लीजिए कि चाइना के प्रोडक्ट हैं, जैसे Xiaomi मोबाइल वगैरह हैं, अब वो यहाँ आके बेच रहे हैं, तो उससे चाइना की जीडीपी ग्रोथ हो रही, ना कि हमारे देश की। इसलिए कहा जाता है कि स्वदेशी प्रोडक्ट को ही खरीदे, जिससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़े। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये रिसेशन कितनी बड़ा रिसेशन है और क्या इसके इंपैक्ट पड़ेंगे आने वाले टाइम में हमारे देश की इकोनॉमिक पे। तो दोस्तों, जो 2020 का जो रिसेशन है वो 2007-8 के रिसेशन से भी बहुत बड़ा है। इवन इकोनॉमिक्स का मानना है कि ये जो रिसेशन है वो द ग्रेट डिप्रेशन 1920 के बराबर भी हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि रिसेशन, स्लो डाउन और डिप्रेशन आखिर में होता क्या है। अगर हम देखा जाए तो स्लो डाउन, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो ना तो पॉजिटिव जा रही है ना नेगेटिव जा रही है, पर स्लो है, उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं स्लो डाउन। जैसे कि हमारे जो देश में, हिंदुस्तान में जो जीडीपी है लगातार मतलब स्लो डाउन कंडीशन में, सरकार की गलत नीतियों के कारण। तो बात करें अगर हम रिसेशन की, इकोनॉमिक्स के मुताबिक अगर किसी भी देश की जीडीपी माइनस में यानी नेगेटिव में चले जाए 2 या उससे ज्यादा क्वार्टर के लिए, तो वो रिसेशन की कंडीशन में आ जाती है। और लेकिन बात डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन दोस्तों बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। बेसिकली अगर सिंपली वर्ड में अगर इसे देखा जाए तो रिसेशन भी, उसका जो एक्सपेंड वर्ड है वो डिप्रेशन है। अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था -10 से नीचे पहुंच जाए 2 या 3 साल से भी ज्यादा के लिए, तो वो कंडीशन हो जाती है डिप्रेशन, जो कि आया था 1929 के अंदर। यही कारण था जब उसे कहा गया था द ग्रेट डिप्रेशन 1929। उसमें हुआ क्या था दोस्तों कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक थी वो -15% तक नीचे गिर गई थी, लेकिन उसके कारण 25 से 30% लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। तो दोस्तों, उसकी बाद तक अभी तक इतनी बुरी हालत वर्ल्ड में नहीं आई है। लेकिन उसी के बाद 2007-8 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, जिसकी वजह से वो द ग्रेट डिप्रेशन 1929 का फॉलआउट था 1% के बराबर, और जिसे कहा जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा अब जो कंडीशन
आज की डेट में है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होने जा रही है, क्योंकि 2007-8 के बाद ये सबसे बड़ा रिसेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस और जर्मनी की जो जीडीपी रेट है वो माइनस में चल रही है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2। तो आइए जानते हैं कि 2007-8 से 2020 में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जो 2007 से 8 के बीच में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके अंदर बहुत से बैंक्स जो है वो डूब गए थे और बहुत से लोगों की नौकरी चले गई थी। लेकिन जो डिफरेंस है वहां के टाइम की और अब के टाइम में वो एक ही है कि उस टाइम इकोनॉमिक चल भी रही थी और लेकिन लोग काम कर रहे थे। लेकिन अभी के टाइम पे जो रिसेशन है आया है उसमें लोग काम नहीं कर पा रहे। कारण है उसका लॉकडाउन, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनियों ने अपने वर्कर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करा है। लेकिन बाकी अगर इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो उसके अंदर हम लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट, फुटबॉल और ओलंपिक, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर अब ये सारी इवेंट्स नहीं हो रही हैं। उनके कारण वहां जितने भी वर्कर्स काम करते थे अब उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है और वहां पर भी इस सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल नहीं है। और देखने के लिए जो ओलंपिक होने वाले थे जापान के अंदर, अब उसे शिफ्ट कर दिया है 2021 के अंदर। और जो क्रिकेट था, आईपीएल जो हिंदुस्तान में होता है, उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जो सेकंड हमारी जो इंडस्ट्रीज आती है वो आती है ट्रेवल एविएशन इंडस्ट्री। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट हिट इंडस्ट्री है, जिसके कारण अब ना तो पायलट्स, एयर होस्टेस और वहां के वर्कर काम कर पा रहे हैं। उसी के बाद आता है दूसरी इंडस्ट्री जो कि फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सिनेमा हॉल और बहुत से इवेंट्स बंद हो चुके हैं, बहुत से आर्टिस्ट इवेंट्स बंद हो चुकी है, फिल्म्स की रिलीजिंग बंद हो चुकी है। कारण है लॉकडाउन। उसके अंदर अगर आप हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को छोड़ दें तो एक फिल्म को बनाने के लिए बहुत से हजारों वर्करों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब उनके पास काम नहीं है, उन्हें भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन वहीं पर एक 25,000 लोगों का, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री के 25,000 लोग वर्कर्स है, उनका जिम्मा उठाया सलमान खान ने, वो जो कि सराहनीय वाली बात है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे टेक इंडस्ट्रीज की, तो दोस्तों कहीं ना कहीं टेक इंडस्ट्री थोड़े फायदे में है। कारण है क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चालू है। लेकिन वहां एक घाटा हुआ है, जैसे एप्पल जो कि ट्रिलियन कंपनी थी, ट्रिलियन में जिसकी रिकॉर्ड ट्रिलियन कंपनी थी, वो अब ट्रिलियन कंपनी नहीं रही और वो भी अप डाउन हो चुकी है। टेक कंपनी में अगर हम बात करें तो गूगल हो गई, स्काइप हो गई, बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग अपने फायदे में हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एप्पल जो कि अब ट्रिलियन कंपनी नहीं रही है, कारण है उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बंद हो गया और जिसके कारण वो अब अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद जो आता है सबसे बड़ी, जो आप एक सेक्टर बोल सकते हैं, वो है रेस्टोरेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी बहुत सारे वर्कर्स जुड़े हुए रहते हैं। अब सब जगह लॉकडाउन के कारण ये सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, जिनके कारण हजारों वर्कर्स हैं जो कि अब काम नहीं मिल पा रहा है और वो अपने घर को जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इसके पॉजिटिव फायदे भी देखने को मिले हैं जो उन इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि मान लीजिए नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और बहुत सी ऐसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जो अपने रिकॉर्ड अपना प्रॉफिट, मुनाफा कमाया है। लेकिन अगर बात करें हम दूसरी जगह की, तो वहां पर हर जगह घाटा ही हमको उठाना पड़ रहा है। लेकिन सैलरीज किस तरीके से काटी जा रही है वर्कर्स की। फॉर एग्जांपल टेस्ला जो कि एक कंपनी है, उसने अपने हर एक वर्कर्स की 10% सैलरी को डिडक्ट कर दिया है। लेकिन मैरियट जो कि होटल का सबसे बड़ा इनका बिजनेस है, उन्होंने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव के 50% सैलरी को भी डाउन कर दिया है और 10,000 वर्कर्स को बाहर निकाल दिया गया है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एटलीस्ट 3.2 बिलियन वर्कर्स अफेक्ट हो चुके हैं इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से, जिनकी नौकरी जा चुकी है और अब वो अपने घर पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? या तो आप नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसी जगह पे जाके अपना टाइम पास कर सकते हैं, गेमिंग खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। इस लॉकडाउन के अंदर आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह सीख सकते हैं। अगर आप
किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको पता है कि हमें आगे जाके इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आप इन सब चीजों को सीख सकते हैं गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडीशन है जहां पे आप कुछ भी सीख सकते हैं इस लॉकडाउन के अंदर, जो आगे जाके आपको काम दे सकती है। इसमें मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि आप इस लॉकडाउन के अंदर अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं इन यूट्यूब की मदद से और गूगल की मदद से। लिहाजा बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो तो अपने जो वर्कर्स है उन्हें तो सैलरी दे रही है, लेकिन जो छोटे वर्क इंडस्ट्रीज है जो कि जिनका टर्नओवर बिल्कुल छोटा है और जो मंथली वेजेस पे जिनके यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, वो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। और वही एक कारण है कि वहां के अब बहुत सारे जो वर्कर्स है वो सड़क पर आ गए हैं। और हमने देखने को भी मिला है कि गुजरात की सूरत सिटी के अंदर हजारों वर्करों ने स्ट्राइक कर दी थी, अपने घरों को जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकार से विनती करी। अब उनको वहां से उनके स्टेट्स ले जाया जा रहा है। अब जहां वर्क फ्रॉम होम की अगर हम बात करें तो इसमें कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए आने वाले टाइम में लॉकडाउन के बाद भी घाटा उठाना पड़ सकता है। कारण है कि जो कंपनीज के वर्कर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके कारण अगर कंपनी को ये सुटेबल लगता है तो वो क्यों अपने इतने बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए रेंट देगी, अपने ऑफिस के लिए रेंट देगी, अपने सैलरी देगी, लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देगी अपने वर्कर्स को लिए। तो वहां पर इनके लिए कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए घाटा हो सकता है। लेकिन इसका एक डाउनफॉल भी है। डाउनफॉल यह है कि उन लोगों के लिए जो वर्कर्स घर पे बैठ के काम करते हैं, मेंटल हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, ये तीनों की बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो आइए चलिए बात करते हैं अब कि किस तरीके से ये रिसेशन एंड होगा। तो रिसेशन एंड होने का एक ही कारण है। देखिए दोस्तों, ये रिसेशन जो पहले 7-8 में जो रिसेशन आया था वो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण आया था, लेकिन जो अब रिसेशन आया है वो आया नॉर्मल रिसेशन। ये कारण है कि हाँ, ये रिसेशन जो बना है वो हमारे कारण बना है, क्योंकि हमने खुद ने वॉलंटियर्स ने हमने डिसीजन लिया है, हमारे अलग अलग कंट्रीज को लॉकडाउन करा गया है और जिसके कारण ये रिसेशन अब आ गया है। लेकिन एक जहां आप इस एस्पेक्ट में देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी, जैसे यूएस का मैं आपको इस डायग्राम में बता रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसी देश की इकोनॉमिक ने फिर से बाउंस बैक किया है, अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए कि ये जब खत्म होगा कोरोना वायरस का इंपैक्ट, तो हमारी जो जीडीपी है वो भी आगे बढ़ेगी। तो चलिए आइए बात करते हैं कि अब किस कंट्री ने कितना कितना रिलीफ पैकेज दिया है अपने सिटीजन के लिए। तो आप इस पूरे चार्ट में देख सकते हैं। नंबर 1 पे है अमेरिका। अमेरिका ने अपने जो जनता है उनके लिए दिया है 2.3 ट्रिलियन। उसके बाद जर्मनी है 1.8 बिलियन, चाइना 1.67 बिलियन, कनाडा 1.145 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया 133 बिलियन और जो इंडिया ने दिया है वो 26.4 बिलियन। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 8 to 9% जीडीपी है उस कंट्री की। और देखने वाली बात है कि हमारे जो देश में 0.8% जीडीपी का है वो हमारी सरकार ने अपने सिटीजन को दिया है, लेकिन वादा भी किया है कि आगे जाके पैकेज रिलीफ फंड बढ़ सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।